नमस्कार, पैपटेक टाइम मध्य प्रदेश समाचार में आप सबका स्वागत है और मैं हूं आज के कार्यक्रम की होस्ट संगीतिका मिश्रा। आज का हमारे इस कार्यक्रम में जो मुद्दा है चर्चा का वो ये है कि क्या कोरोना इस मानसून में और बढ़ेगा या और परेशानियां लेकर आएगा। जैसा कि हम सभी अभी देख रहे हैं कि भारतवर्ष के कई राज्यों में बारिश हो रही है और कई राज्यों में मानसून दस्तक देने वाला है। पर इस वर्ष का जो मानसून है वो कई भ्रम और कई भ्रांतियां लेकर आ रहा है। लोगों का ऐसा सोचना है कि शायद बारिश की वजह से कोरोना का डर और ज्यादा फैलेगा, कोरोना वायरस और ज्यादा फैलेगा। तो इसी सिलसिले में, इसी कड़ी में सारी भ्रांतियां और भ्रम को दूर करने के लिए मैं आपकी मुलाकात आज करवा रही हूँ डॉक्टर वीना मेलवानी जी से। डॉक्टर वीना मेलवानी भोपाल की निवासी हैं और वो एमडी हैं। डॉक्टर वीना, पैपटेक टाइम मध्य प्रदेश में मैं आपका स्वागत करती हूँ। नमस्कार। नमस्ते। वीना जी, मैं आपसे सबसे पहले जिस विषय में चर्चा करना चाहती हूँ वो यह है कि आप क्या बताएंगी, जैसे कि लोग मानसून को देखते ही अटकलें लगाने शुरू कर दिए हैं लोगों ने। वो ये सोच रहे हैं कि अब ये कोरोना है, बारिश के साथ और ज्यादा बढ़ेगा, फैलेगा। तो ऐसे में आप हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहेंगी? देखिए, आपको पता है कि जैसे ही बारिश आती है, बारिश के साथ तापमान कम होता है और नमी बढ़ती है। तो जैसे ही तापमान कम होगा, वायरस के बढ़ने के चांसेस उतने ज़्यादा अधिक हैं। तो बारिश के मानसून में वायरस के बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इसलिए कोरोना की महामारी अभी बढ़ने की संभावना अत्यधिक है। मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहती हूँ कि जैसे अभी हम जान रहे हैं कि बारिश का सीजन आ रहा है और जब बारिश का सीजन आता है तो कम्युनिकेबल डिसीजेस जैसे नॉर्मल कफ एंड कोल्ड है, ये सब बढ़ता है। तो हम ये जी। कैसे पता लगा पाएंगे कि ये जो बीमारी हुई है ये नॉर्मल कफ एंड कोल्ड है या फिर ये एक कोविड-19 के सिम्टम्स है? बारिश में जैसे ही मौसम चेंज होता है, तो हम्म, नॉर्मल सर्दी खांसी हमेशा बढ़ने ही लगते हैं। ये तो देखा गया है। और हम्म, क्योंकि कोरोना वायरस के लक्षण और नॉर्मल सर्दी खांसी के लक्षण और लगभग एक समान है, तो ऐसे में इन दोनों को डिफरेंशिएट कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो हम्म। ऐसे में बस अपन को ये सावधानी बरतनी है कि कहीं अपन का ऐसे लोगों से पाला तो नहीं पड़ा जिनको कोरोना हो चुका है, या कोई बाहर से आया है, या सर्दी खांसी के साथ हमें बुखार आ रहा है। ये सब कोरोना के लक्षण हो सकते हैं। मैं आपसे एक बात और पूछना चाहूंगी कि जैसे अभी एक भ्रांति और ये फैल रही है कि ये जो कोरोना वायरस है इसमें हमारे देश के युवा ज्यादा मर रहे हैं और एक तरफ लोगों का सोचना ये है कि ये वायरस सिर्फ बुजुर्ग के लिए और बच्चों के लिए ज्यादा हानिकारक है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कोरोना के लिए कोई एज एज सच फिक्स नहीं है। कोरोना छोटी उम्र से लेके बड़ी उम्र तक हर किसी को हो रहा है। पर यूं देखा गया है कि पांच से कम साल के बच्चे और 70 साल से ज्यादा के बुजुर्ग, इनमें कोरोना से होने वाली मृत्यु की दर ज्यादा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इन लोगों में रोगों से लड़ने की क्षमता अत्यधिक कम होती है, जिसको हम इम्यूनिटी भी बोलते हैं। तो इम्यूनिटी कम होने के कारण इन लोगों में मोर्टेलिटी या डेथ रेट जो है, कोरोना से मरने की संभावना इनमें ज्यादा होती है। इनके अलावा जो लोग डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज या इन लंबी बीमारियों से जूझ रहे हैं, इनमें भी कोरोना से मृत्यु की संभावना अत्यधिक है। डॉक्टर वीना, आप क्या सलाह देना चाहेंगी हमारे दर्शकों को कि अब ये जो मानसून का सीजन आ रहा है, बारिश का सीजन आ रहा है, तो इसमें वो कोरोना से अपनी हिफाजत किस तरह से करे? जैसा कि हम सब जानते हैं, कोरोना के लिए अभी तक कोई भी वैक्सीन या दवाई अभी तक आई नहीं है। बहुत सारे फेजेस हैं, बहुत सारी स्टडीज हैं जो अभी भी ड्रग ट्रायल में चल रही हैं, जैसे हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, प्लाज्मा थेरेपी। इन सब के अभी तक रिजल्ट्स हमेशा, मतलब इन सब के अभी तक रिजल्ट्स आए नहीं हैं। तो अभी कोई ड्रग है नहीं अपने पास कोरोना को ठीक करने के लिए। ऐसे में अपनी सुरक्षा ही बचाव है। बस यही करना है। अपनी सुरक्षा के लिए अपन को मास्क, जब भी बाहर निकले मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड वॉशिंग, हैंड सैनिटाइजेशन और क्या बोलते हैं, हैंड सैनिटाइजेशन और पीपी किट का इस्तेमाल करें। जितना हो कम से कम बाहर जाएं। इसके अलावा जिनकी इम्यूनिटी कम है, जैसे 70 ईयर्स से ज्यादा के बुजुर्ग, या 5 साल से कम के बच्चे, या जिनको लॉन्ग टर्म डिजीजेस हैं जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन, उनके लिए विटामिन डी, विटामिन सी, ये इनका डेली सेवन करना चाहिए। इसके अलावा जिंक की गोली, ये भी इम्यूनिटी बूस्ट करती है, इम्यूनिटी को बढ़ावा देती है।
तो इसका भी सेवन ऐसे लोगों को करना चाहिए जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता काफी कम है। वीना जी, जैसे अगर हमारे साथ कोई डायबिटिक पेशेंट है, तो क्या ऐसा सुना है हमने कि डायबिटिक पेशेंट को ये वायरस होने का खतरा बहुत ज्यादा है, तो इस बात को हम कितना सच मानकर चलें? डायबिटीज हो या नहीं हो, खतरा सबके लिए बराबर है, पर जिनको डायबिटीज है उनमें मृत्यु की संभावना ज्यादा है, क्योंकि उनकी वायरस से लड़ने की क्षमता जो है वो बहुत ही कम है। तो इसीलिए उनको अपनी सेफ्टी बहुत ज्यादा रखना बहुत जरूरी है। और जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे कि हमें मास्क का यूज करना है, लेकिन अगर आप देखें तो मास्क को लेके भी बहुत सारी खबर है कि मास्क किस टाइप का हमें यूज करना है, कैसे यूज करना है, क्या मेडिकेटेड मास्क ही सबसे अच्छा है या फिर कई लोग घर के हाथ से बनाए हुए मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इस विषय में आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, मास्क तो ऐसा है कि आप नॉर्मल कवर करें मास्क से तो वो 99% इफेक्टिव है। जैसे आप और मैं बैठे हैं, तो आप और मैं जब सामने से, अगर आपने भी कवर किया और मैंने भी कवर किया तो 99% इफेक्टिविटी है। और अगर मैंने कवर नहीं किया और आपने कवर किया है तो लगभग 70 to 80% चांसेस हैं कि मैं इन्फेक्ट हो जाऊं या आप इन्फेक्ट हो जाए। अगर दोनों तरफ से मास्क लगा हुआ है तो फिर कोरोना होने की संभावना, फैलने की संभावना बहुत ही कम है जी। और मास्क अगर नॉर्मल नॉर्मल पर्सन है तो उसके लिए नॉर्मल मास्क, सिंगल लेयर्ड मास्क भी काफी इफेक्टिव है। लेकिन अगर हेल्थ केयर वर्कर है तो उन लोग के लिए N95 या ट्रिपल लेयर्ड मास्क, 3 लेयर वाला मास्क, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जी, वीना, मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहूंगी कि जैसे इस कोरोना वायरस से निपटने के लिए अभी आयुष मंत्रालय ने भी एक काढ़ा दिया है और बाबा रामदेव जी के भी कई तरह के काढ़े इधर पर आ रहे हैं, और यूट्यूब पे अगर आप देखा जाओ तो रोज एक नए नए तरह के काढ़ा बनाना दिखाया जा रहा है इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए, तो ये काढ़े किस तरह से हमारे लिए कारगर सिद्ध हो सकते हैं? हाँ जी, तो काढ़ा बहुत ही आधुनिक तरीका है अपनी लोकल इम्यूनिटी, गले की लोकल इम्यूनिटी को बूस्ट करने का। तो काढ़ा हमेशा से फायदेमंद रहा है। ये नॉर्मली अपने गले में जाके लोकल इम्यूनिटी जो है, रोग प्रतिरोधक क्षमता, उनको बढ़ावा देता है। तो हमेशा ये फायदेमंद ही है। तो इसका सेवन दिन में 2 से 3 बार कर सकते हैं ताकि अपनी इम्यूनिटी बनी रहे। एक और इस तरह की मिथ्या अभी आई है हमारे सामने, मतलब हम जूझ रहे हैं, देख रहे हैं कि जैसा सबको पता है ये कोरोना वायरस नॉन वेजिटेरियंस लोगों को ज्यादा हो रहा है और लोग नॉनवेज खाने से अब डर रहे हैं, तो क्या आप बताओगे कि नॉन वेजिटेरियंस लोग हैं तो उनको अब नॉनवेज लेना चाहिए या इस पर हमको परहेज करना चाहिए मॉनसून के समय पर? ऐसी कोई स्टडी नहीं है जिसमें ये बोला जाए कि कोरोना वायरस जो है नॉनवेज से फैल रहा है। नॉनवेज यूजुअली क्या होता है कि इसमें विटामिन B12 और बहुत सारे विटामिन ऐसे होते हैं जो नॉर्मल शाकाहारी खाने में नहीं होते। तो नॉनवेज आपकी इम्यूनिटी हमेशा बूस्ट ही करेगा, पर इसके भी कुछ नियम है जिनका पालन अपन को करना चाहिए। जैसे बाहर का नॉनवेज नहीं खाना अभी, और अपने घर का अच्छे से पकाया हुआ वही नॉनवेज खाएं। कोरोना वायरस जो है, जब बहुत ज्यादा हीट होती है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो मोर देन 60 डिग्री, 60 डिग्री से ज्यादा अगर टेम्परेचर है तो कोरोना वायरस मर जाता है। तो अगर नॉनवेज बहुत अच्छे से बॉईल करके बहुत अच्छे से पकाया गया है तो उससे कोरोना वायरस होने की चांसेस बहुत ज्यादा कम है। जैसा कि अभी हम बात कर रहे हैं, हमने भी बात की कि बच्चों को, बुजुर्गों को, हमारे युवाओं को कैसे इससे बचकर रहना है, तो वैसे ही मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि हमारी जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको इस वायरस से कितना ज्यादा खतरा है, उनको कैसे बचाया जा सकता है इस खतरे? गर्भवती महिलाओं के लिए 2 चीजें बहुत अहमियत होती है। एक तो इनका खुद का ध्यान, दूसरा बच्चे का ध्यान। अभी तक कोई ऐसी स्टडी नहीं है जिसमें देखा गया हो कि कोरोना वायरस के कारण बच्चे में अभी तक कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ा है। जी। तो बस प्रेगनेंसी में मदर की इम्यूनिटी बहुत कम हो जाती है, तो जैसे बाकी लोग अपनी इम्यूनिटी का ध्यान रख रहे हैं, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, वैसे ही प्रेगनेंसी में भी अपनी इम्यूनिटी का ध्यान बहुत ज्यादा रखना जरूरी है। जी, वीना जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना इतना कीमती वक्त हमें दिया और हमारे साथ चर्चा की और हमको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। आपका शुक्रिया।